डॉक्टर साहब, जो हरियाणा के बॉर्डर पे जो किसान आंदोलन चल रहा है पिछले 1 साल से, वो आंदोलन बहुत सी बार सुनने को मिला कि भाई पूरा प्लानिंग के तहत आंदोलन होने लग रहा है और प्री प्लान्ड हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है, किसान इतने दिन से बैठे हैं, जो मांगे हैं वो मतलब ऐसी मांग है कि भाई वो कभी पूरी नहीं हो सकती, या फिर बहुत से ऐसे सवाल उठाए जाऊं उस आंदोलन को लेकर। आपका क्या मानना है कि जो आंदोलन चल रहा है वो किसानों की जायज मांगों को लेकर चल रहा है, या फिर उसके पीछे भी कोई षड्यंत्र है? देखो, इसमें मेरा एक कहना है आशीष भाई कि जैसे ये किसान है ना, वो इस देश के नागरिक हैं। ठीक है जी। और किसान कौम ऐसी कौम है जिसने उस टाइम पर देश के लिए काम किया है जब सब चीजें फेल हो जाती हैं। कोरोना के दौर में भी अगर कोई चीज अगर देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर जा रही थी तो वो किसान ही था। ठीक है। और जो सेना का जो बॉर्डर पे बैठा हुआ जो जवान है वो भी किसान का ही बेटा है। तो मैक्सिमम आबादी अपने देश की वो आज भी किसानी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है जी। अब इस देश का नागरिक कोई डिमांड उठा रहा है, कोई मांग आपसे कर रहा है और वो आपसे किसी नियम को बंद करने की या कोई नया नियम बनाने की डिमांड कर रहा है, तो उसमें कुछ गलत है ऐसा कैसे हो सकता है? आप उसको जस्टिफाई करने के लिए उसके साथ खुले मंच पर बात क्यों नहीं कर लेते? मान लो सरकार ये कहती है कि ये पॉसिबल नहीं है, हम ये कहते हैं कि पॉसिबल है। आओ, आप ऑनलाइन डिबेट करो, आप लाइव चलाओ, रिकॉर्डेड मटेरियल नहीं चलेगा। हम आपको बताएंगे कि एमएसपी दिया जा सकता है और 100% दिया जा सकता है। कोई 1% भी बोझ डाले बिना दिया जा सकता और देश की तरक्की की गारंटी देते हैं होगी, नुकसान नहीं होगा देश को। हाँ, ऑलरेडी एमएसपी दे तो रही है। अगर आप 35 फसलों को एमएसपी उन्होंने डिक्लेयर किया, लेकिन 35 फसलों पे एमएसपी दिया तो नहीं ना। एमएसपी देने के लिए जो ड्रामा उन्होंने चालू किया, एमएसपी के नाम पर असल में करना क्या था उनको, जिसको आप सरकार कहते हो, उसमें करना क्या था उनको? उनका काम था कि एमएसपी के नाम पर वो किसान को उन फसलों का मतलब मूल्य देंगे जिन फसलों को वो बढ़ाना चाहते हैं। समझ रहे मतलब आप? मान लीजिए किसान के खेत को बर्बाद करने के लिए कौन सी फसलें चाहिए। मैं उस दौर की बात बताता हूं आपको जब मेरे गांव में, मेरे खेत में टमाटर भी हो रहा है, खेत में अमरूद लगे हुए हैं, ठीक है, गन्ना भी होता है और सारी फसलें और सारे फ्रूट हैं, सारी सब्जी और फ्रूट सब हो रहा है। हाँ, खेत में टाट भी हैं, टाट भून के हम खा रहे हैं, चने भी हैं, मतलब कहने का ग्वार भी है, सब कुछ है। और किसान के को ये सब उगाने के लिए कोई पैसा खर्च करना नहीं पड़ रहा और उसका काम मात्र या तो बारिश वाले पानी से चल रहा है और या फिर उस जो अपना नहर का जो सप्लाई होती है उससे चल रहा है। और उस टाइम पर जो बैंक मैनेजर है वो आकर मेरे दादा के पास, मुझे ध्यान है घर के बाहर हम गली में ही सोया करते, मैं दादा की खाट हमारी इकट्ठी थी। तो मैं दादा का होका भर के जब आया तो वहां मिला तो मैंने नमस्ते करी, नमस्ते जी। तो उन्होंने बताया, मेरे दादा ने बताया कि ये बैंक में मैनेजर है। अच्छा। और वो बैंक मैनेजर शाम को आया हुआ है जब उसकी ड्यूटी का टाइम खत्म हो गया है और वो मेरे दादा के आगे ऐसे हाथ जोड़ के ये बैठा है, चौधरी साहब इब का तो पूंजी दे दियो, इनका तो जमा करवा लियो बैंक में। अच्छा। वो बैंक में जमा करवाने के लिए फसल की इब का फसल आवेगी ना जो, तो इब का कुछ डिपॉजिट दे देना, मतलब जो उनका शब्द था वो ये था कि इब की बार तो कुछ डिपॉजिट दे ही देना, मतलब कुछ रुपये बैंक में यानी कि पहले जो किसान था वो बैंक में पैसे नहीं जमा करता था। वो क्या करता था, वो जो जितने भी फसल हुई या तो उसका गोल्ड खरीद लेता था, ठीक है, या उससे कोई जमीन का टुकड़ा खरीद लेता था, 4-5 अपने जानकार रिश्तेदारों से लिया पैसा और उसका उसने वो मतलब जमीन खरीद के और फिर उसके बाद ये चीजें शायद राजस्थान के कुछ एरिया में आज भी अभी बचा हुआ, बिल्कुल आज भी, जहां आज भी पानी नहीं पहुंचा। कौन सा पानी? जो अंडरग्राउंड वाटर है ना वो नहीं पहुंचा ना, जहां यानी ट्यूबवेल जहां नहीं पहुंचा या फिर वो जो स्प्रिंकल टाइप की वो नहीं पहुंची, वहां आज भी यही परंपरा है। क्योंकि वहां क्या सीन है, किसान को कोई भी फसल उगाने के लिए कोई पैसा खर्च करना नहीं पड़ता।
ठीक है। तो जितनी भी आमदन उसके खेत में हो रही है वो प्योर बचत है, उसकी मेहनत है और बचत है। अब जब ये बैंक वाला आदमी आकर के डिपॉजिट ले रहा है हमसे, उसी टाइम पर पानी का, बिजली का और ट्यूबवेल का कनेक्शन आ रहा है, जमीन से पानी निकलना स्टार्ट हो गया। अब किसान को बटन दबाना है और ढेर पानी निकल रहा है जमीन से। ठीक है। उस टाइम पर तो 20 फुट पे मैंने ट्यूबवेल देखा हुआ है। मतलब मेरे नाना जी के यहाँ मैं देखता था, यहाँ बिचपड़ी गांव है मेरे नाना, वहां पे मैं देखता हूँ कि सुबह जाते थे और दोपहर तक ट्यूबवेल लगा के आ जाते थे। एक पाइप गाड़ी 20 फुट की और था, अगर पानी निकलता था खूब। तो पानी की कोई कमी थी नहीं हमारे पास में। इन्होंने क्या किया, किसान को केवल धान पे और गेहूं पे वो देना स्टार्ट किया। एमएसपी डिक्लेयर किया 35 फसलों पे, लेकिन दी सिर्फ 2 फसलों पे, धान और गेहूं पे। और जहां जो फसल खराब खत्म करनी थी वहां दी। यानी कि जैसे महाराष्ट्र में कपास पे दे दी एक बार कुछ टाइम के लिए, और किसी दूसरे स्टेट में किसी दूसरी जगह पे उस दूसरी फसल के लिए दे दी, लेकिन दी वहीं जहां ट्यूबवेल का कनेक्शन था। और जहां ट्यूबवेल का कनेक्शन था, साथ के साथ वहां पर उन्होंने हाइब्रिड बीज से खर्च कर रखा था। यानी देसी बीज की फसल को तो कम देंगे और हाइब्रिड बीज की जो पैदावार है उसको ज्यादा रेट देंगे। भाई इस जो ये किस्म है इसकी कम रेट है मार्केट में और इस किस्म का रेट ज्यादा है। तो किसान को पैसे के साथ कनेक्ट करके और जोड़ दिया फसल के साथ में। अब किसान जो अपनी फसल बोने लगा वो उस रेट के लिए बोने लगा। तो अब जो यूनिवर्सिटी के अंदर बैठा, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ना, ये असल में रॉकफेलर फाउंडेशन के, उसकी कंपनियों के पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी और केमिकल बेचने के दलाल हैं। ये जो प्रोफेसर अपने आप को कहते हैं और जो साइंटिस्ट कहते हैं ना, ये केमिकल कंपनियों के और फार्मा कंपनियों के दलाल हैं। तो जब ये दलाल आए, इन दलालों ने रेडियो पे कृषि का कार्यक्रम चालू होया, फलानी जगह पे कार्यक्रम चालू हुए, गांव जाकर के इन्होंने अलग जगानी चालू करी। अलग के नाम पर इन्होंने किसान को बर्बादी का रास्ता दिखाना स्टार्ट किया कि तुम ये वाली फसल बोओगे, इसमें इतने पानी की जरूरत पड़ेगी, इसमें इतने बीजों की जरूरत, इतने कीटनाशकों की जरूरत पड़ेगी और ये सब करना पड़ेगा। कीटनाशक डाल के उन्होंने जमीन के कीट खोए। मतलब चाहे उसमें कांटो भी मरी, उसमें केंचुआ भी मरा, उसमें जो किसान के मित्र कीट थे, ठीक है, वो सारे मार दिए। साथ में पेस्टिसाइड डाल करके और दूसरे जो खरपतवार डाल करके जितनी दवाइयां किसान के खेत में उगा करती, वो सारी दवाइयां खत्म कर दी। अगर ध्यान से देखोगे ना, तो जितने भी खरपतवार जिनको हम कहते हैं, वो सारे के सारे अक्षारीय पौधे हैं। अक्षारीय पौधे हैं जिनको हम लोग अल्कलाइन प्लांट्स बोलते हैं। वो अल्कलाइन प्लांट कभी भी शरीर को नुकसान नहीं करते। वो अगर हमारे घास में कट के आ रहे हैं तो भी फायदा देंगे, वो अगर हमारे अनाज में आ रहे हैं तो भी फायदा देंगे। उनका कोई नुकसान है ही नहीं था। जिसको आज डॉक्टर्स ये कहते हैं कि शरीर में अमल बढ़ गया है और आपको क्षारीय पौधे खाने चाहिए, वो तो हमारे खेत में हुआ करते थे। उसमें तो राउंड अप जैसी दवाइयां मार करके उनको तो खत्म कर दिया। तो असल में एमएसपी देकर किसान की फसलें, उसका फसल चक्कर खराब करके 2 फसलों पर सीमित करके, और अब जो बैंक मैनेजर डिपॉजिट मांगने के लिए हाथ जोड़ के खड़ा रहता था, उसने हरित क्रांति जैसे षड्यंत्र के नाम पर किसान को इतना पैसा दे दिया कर्जे के नाम पर, या फिर उसकी लिमिट बना करके, कि आज प्रत्येक किसान आज कर्जे में है। तो हर एक किसान कर्जे में है। अब वो फसल उगा नहीं सकता बिना उस कर्जे के। अब उसे फसल की कीमत आप दे नहीं रहे हो, यानी आपने उसकी बर्बादी करी है। वो अपनी बर्बादी को समझ रहा है कि मेरी को फसल का दाम ही नहीं मिलता है तो मैं कैसे सरवाइव करूंगा, उसके लिए वो अपनी डिमांड उठा रहा है। तो इसमें गलत क्या है? तुमने उसको बर्बाद किया था। जो अब तक बोल रहा है उस हिसाब से तो एमएसपी नहीं होनी चाहिए किसान के लिए, लेकिन किसान तो एमएसपी की मांग कर रहे हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि एमएसपी नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा, आपने कहा कि भाई एमएसपी की आदत लगा के न और किसान को तबाही के रास्ते पे ले जा रहे हैं। वो इसका मेरा इस बात को कहने के पीछे एक बड़ा फैक्टर है, इसका एक लॉजिक है। किसान असल में कभी अपने लिए उगाया ही नहीं करता था।
अच्छा। किसान उगाया कर, ना किसान कंपनी के लिए उगाता था, ना किसान सरकार के लिए उगाया करता था, किसान उगाया करता था समाज के लिए। और सिर्फ किसान नहीं, समाज का कोई भी तबका अपने बच्चों के लिए या अपने परिवार के लिए या धन के लिए नहीं कमाया करता था, या पैसे के लिए, सॉरी, धन के लिए कमाया। धन कौन सा था? जो असली धन होता है, चाहे सेहत हो, चाहे श्रम हो, चाहे ऊर्जा हो, चाहे डंगर हो, चाहे घास हो, चाहे अनाज हो, चाहे सोना चांदी हो, चाहे जमीन हो, ये असली धन है। प्राकृतिक, जो प्रकृति ने दिया है वो धन है। ठीक है। जो हमने बनाए वो कागज के टुकड़े, वो धन नहीं है, वो उस धन का रिप्रेजेंटेटिव है। अब हमको उसने जो उगाया है, किसी ने भी जो काम किया है वो समाज के लिए किया। कैसे? जब किसान अपने खेत के अंदर उगाएगा, कोई भी फसल उगाएगा, ठीक है, तो वो उस फसल को अपने तक सीमित नहीं रखेगा, उसका एक हिस्सा चमार के पास जाएगा। चमारों को भी घर बटे होते थे कि तुम्हारे इतने इतने चमारों के परिवार हैं, इतने किसान के परिवार हैं। एक किसान के पास 5 एकड़ जमीन है, एक किसान के पास 2 एकड़ जमीन है। तो चमारों के परिवारों की संख्या, उनके घर में डंगरों की संख्या, उनकी जरूरतों के हिसाब से घर बांट दिए कि इन परिवारों को ये परिवार मिल गए। ठीक है। साल में इतने घास चाहिए, साल में इतना अनाज चाहिए, उसके हिसाब से वो उतना अनाज और उतना घास खरीद लेकर के वो उसके बदले में क्या करेंगे? मेहनत भी करेंगे उनके खेत में, उसके खेत में मजदूरी भी देगा, वो किसान उसको मजदूरी भी दे रहा है, साथ में उसको घास भी दे रहा है उसके डंगरों के लिए। और जब उसकी फसल हो जाएगी तो उसका हिस्सा था बकायदा, यानी कि कुम्हार का अलग, लोहार का अलग, सुनार का अलग, खादी का अलग, नाई का अलग। नाई पूरे गांव के जाएगा, पूरे गांव के अंदर सबके बाल काट के आएगा, जिसके बाल भी हो रहे होंगे, देखा है ना। तो मेरे टाइम पे ये था कि दादा बैठा मिलेगा, वहां बैठ के दोनों बतलावेंगे, घर सब परिवार ठीक, कोई दिक्कत हो, तकलीफ हो, नाई अपनी तकलीफ बताओगा तो दादा ने कहेगा भाई कोई दिक्कत नहीं, तू घर तक लेके जा, तेरा काम चलना चाहिए। कोई धोखा नहीं, कोई इकट्ठा करने की लालच नहीं, सब ने पता, कोई बेईमानी नहीं, सब प्यार से रह रहे हैं, कुछ भी नहीं। सब हर जात के आदमी के साथ में दोस्ती, क्योंकि एक दूसरे के साथ डिपेंडेंसी। यह चीज तो देखी जाओ लोग साहब कि भाई पहले लोग शोषण ज्यादा कराया करते जाति के आधार पर, लेकिन नहीं, शोषण ज्यादा इसमें तुम्हारे परिवार में किसी ने किया शोषण? नहीं, मेरे में नहीं किया किसी ने। कौन थे वो घटिया लोग, यही लोग थे जो आज शोषण कर रहे हैं। इन्हीं के पुरखे जो आज सत्ता में बैठे हैं ना, हरामी, इनको मैं हरामखोर कुत्ते बोलता हूं, यही लोग थे, इन्हीं के परिवार वाले शोषण किया करते थे। समाज में शोषण का कोई जगह ही नहीं थी भाई। जिसने वहां नौकरी करनी स्टार्ट कर दी, जिसने बाहर निकल के जो अपने आप को गांव छोड़ करके जो भाग गए, जिन्होंने गांव को अकेला छोड़ दिया, वही लोग थे जो शोषण करया करते थे। यानी सत्ता में हिस्सेदार लोगों ने ही शोषण किया है। गांव में रहने वाले आदमी ने गांव में रहने वाले आदमी का कभी शोषण नहीं किया था। उन्होंने ऐसा दिखाया कि तुमने शोषण किया। मान लीजिए किसी एक जगह पर, मान लो एक नाइके की और एक जाटके की लड़ाई बच गई, मान लो, और उसमें जो ताकतवर आदमी है, क्योंकि नाई चला रहा है कैंची, उसको लठ चलाना नहीं आता, ठीक है, जाट चला रहा है हल, उसके हाथ मजबूत हैं, ऑब्वियस सी बात है लड़ाई में जाट जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। जीतने के चांस का मतलब है कि जाट के ने वो पीट दिया। ठीक है। इस लड़ाई को अगर जाट वर्सेस नाई कोई कर रहा है तो उसने समाज का शोषण किया है। वहां बंदे की लड़ाई हुई है, कोई मुद्दा है, उसमें आदमी जो कसूरवार है उसको उसकी सजा मिल सकती है, वो ठीक है, लेकिन वहां उसको जात की लड़ाई बोलना। आपको किसी व्यक्ति ने अगर आपको अपने कुएं से पानी नहीं भरने दिया, आपको अगर किसी मटके से पानी नहीं लेने दिया, आपको आपके साथ अत्याचार कर दिया, तो उसकी जाति या उसके खानदान या उसके गांव ने नहीं किया, वो उस आदमी ने किया, वो व्यक्ति ने किया। व्यक्ति की गलती को पूरे समाज की गलती बता करके पेश करने का काम ये किताब लिखने वाले हरामखोरों ने किया है, जिन्होंने आपको गलत इतिहास पढ़ाया है। अच्छा डॉक्टर साहब, उस वक्त तो जब शोषण की बात आप कह रहे हो ना, एक बार उस दौर पे जाकर के देखो, उस शोषण के दौर में आपके गांव के वाल्मीकियों के, चमारों के, गरीब से गरीब परिवार के घर की लुगाइयों के पास भी सोना और चांदी हुआ करता था।
ये उस शोषण के दौर में तो सोना चांदी था। और आज जब आप कह रहे हो शोषण नहीं है, तो आज किसान 50 किले का जमींदार है, वो भी कर्जे में पड़ा है, सारी जमीन उसकी। मजदूर है वो भी हाँ, मजदूर वो भी कर्जे में पड़ा है। मतलब आज जब आप कह रहे हो शोषण खत्म हो गया, तब तो सारे कर्जे में हैं, और जब आप कह रहे हो शोषण होता है, तब वो सारे के सारे मतलब जो है, मतलब ये तो स्टैंडर्ड ही गलत है ना बोलने वाले का। उस आदमी को ये समझाना पड़ेगा कि तुम जो गलत कर रहे थे, तो जो पैसे के साथ जोड़ना था, ये षड्यंत्र गलत था। तो एमएसपी देना आज के टाइम पे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी डिमांड गलत है, मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से उन्होंने एमएसपी के जरिए किसान को बर्बाद किया है, अब किसान एमएसपी के जरिए उस बर्बादी को रोकना चाह रहा है। तो वो जो चाह रहा है, सरकार कह रही है कि एमएसपी इतनी है, सरकार कह रही है कि ये रहेगी, तो उसके ऊपर गारंटी का कानून बनाने में क्या दिक्कत है? बात तो ये है, गारंटी का कानून मांग रहे। गारंटी के कानून का मतलब ये है कि आपने कहा कि इस जो फसल का रेट है वो 2500 रुपए क्विंटल होगा, तो 2500 रुपए क्विंटल से कम कोई नहीं खरीद सकता, बस यही तो लिखना है उसके अंदर, सिर्फ इतना ही तो लिखना है ना। लेकिन आप एक बात और बताओ, जिस तरह जो धरना चल रहा है या फिर आंदोलन जो हो रहे हैं, आप इन्हें जायज मानो कि भाई मतलब एक और तो आप बोलोगे भाई जनता ही सरकार है, और जब जनता सरकार है तो फिर वो सरकार मतलब उन प्रतिनिधियों से अपने हक मांग रही है। देखो, जनता को ये पता नहीं है कि मैं सरकार हूं, और इस किसान आंदोलन की अगर मैं सबसे बड़ी कमी और सबसे बड़ी गलती इन किसान नेताओं की अगर आपको बताऊं, तो वो एक ही थी कि इनको ये लगा कि पिछले किसान आंदोलन की तरह ही समर्थन आएगा। इनको ये लगा कि जैसे पिछली बार हम सरकार को झुका पाए थे, वैसे ही झुकेंगे। भाई, पिछली बार बीजेपी की खिलाफत करने वाली कांग्रेस थी सरकार में। अमरिंदर सिंह बीजेपी के हाथों बेशक खेल रहा था, लेकिन वहां पर उसने जानबूझ के अपनी पल्ले झड़कने के लिए, अपने आप का पीछा छुड़ाने के लिए, उसने उनको किसानों को खुद दिल्ली में भेज दिया था। खट्टर सरकार को भी मालूम नहीं था कि कौन कौन लोग कैसे कैसे लड़ेंगे। उनको थोड़ी पता था कि गुरनाम सिंह चुड़ूनी वहां से शाहबाद से तोड़ देगा बैरियर। उनको थोड़ी पता था कि जो लोग लड़ने वाले लोग कहां कहां से आएंगे। उनको शुरू में पता नहीं था। पहला पूरा आंदोलन करके, पहले पूरे आंदोलन में पूरी सीआईडी करके जो लड़ने वाले लोग थे उनकी पहचान कर ली, और अब उनको धीरे धीरे करके किसी को राजनीति के नाम पर, किसी का आपसी फूट के नाम पर, कभी राजनीतिक और गैर राजनीति के नाम पर उनको फूट करके अब अलग अलग कर दिया। और किसान नेताओं ने बिना किसानों को कॉन्फिडेंस में लिए, बिना दूसरे संगठनों को कॉन्फिडेंस में लिए, अपने ही निर्णय से खुद ही डिसाइड कर लिया कि हम ये लड़ाई लड़ेंगे। ये सबसे बड़ी गलती उन किसान नेताओं की थी जो आज मरणासन बैठे हैं, जो आज धरने के ऊपर जिन्होंने आमरण अनशन रखा हुआ है, क्योंकि अब वो नाक का सवाल बन गया। आप भी समर्थन कर रहे थे कल, तो आपने व्रत रखा था। मैंने देखो, मैं आज समर्थन ना करने का तो कोई मतलब नहीं है। मैं डल्लेवाल साहब की को मरते हुए थोड़ी देखना चाहूंगा। मैं तो यही देखना चाहूंगा कि वो अपनी कौम के लिए, अपनी किसानी कौम के लिए और लड़े और जिए, भगवान उनकी उम्र लंबी करे। अब ऐसा क्या किया जाए कि आंदोलन जो है वो सफल हो, जो मांगे हैं वो पूरी हो जाए, ऐसा क्या किया जा सकता है? सबसे पहली बात, जो वहां लीडरशिप संभाले हुए हैं नेता लोग, उनकी ये ड्यूटी बनती है बाय नेम कॉल दें। गुरनाम सिंह चुड़ूनी से कोई दिक्कत है, गुरनाम सिंह चुड़ूनी को कॉल करके बुलाया जाए। कोई दूसरा नेता है, राज्यपाल है, कॉल करके बुलाया जाए। मतलब जो बड़े किसान नेता हैं, बड़े छोटे नहीं, जो किसान नेता हैं उनको कॉल दे करके बुलाने में क्या तकलीफ है? बुला लिया जाए। उसके बाद जो नौजवान हैं देश के, समाज के, उनको बुलाया जाए। जो सरकार प्रोपेगेंडा रच रही है, उस प्रोपेगेंडा का तोड़ वहां से जारी किया जाए, और गांव गांव जाकर के वो किसानों के बच्चे जाकर गांव में समझाएं कि किसान आंदोलन का साथ देना क्यों जरूरी है। जब तक आप जनता को जागरूक नहीं करोगे कि आपका आंदोलन है किस लिए। अब जनता सरकार मोर्चा वाले दौड़ रहे हैं, हमें भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की खिलाफत करनी है, हमको भी शिक्षा के नई क्रांति लेकर आनी है, हम भी इस डिजिटल करेंसी का विरोध करना चाहते हैं, हम भी इन्होंने जो पूरा जाल बिछाया उसको तोड़ना चाहते हैं, हम पूरी व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। पर बिना किसी को समझाए ऐलान कैसे कर दें?
हम इनकी व्यवस्था को बिल्कुल नकारना चाहते हैं, पर जिनको व्यवस्था कह रही है, जैसे आप कह रहे थे कि पहले तो शोषण होता था, अब नहीं होता। अरे उनको कोई समझाए तो कि पहले शोषण नहीं होता था, इसलिए हर घर के अंदर सोना चांदी था। मतलब कोई दूसरा रास्ता पहले तैयार तो किया, पहले आपको समझाया जाए कि जो आपको बताया जा रहा है वो झूठ है और सच ये है और ये सही है और ये लड़ाई है और इस पे ऐसे बढ़ना है। जब तक ये नॉलेज नहीं दिया जाएगा, जब तक ये समझ नहीं दी जाएगी, तब तक वो लोग अपनी लड़ाई लड़ने के लिए खुद नहीं आएंगे। वहां किसान नेताओं की कॉल पर दिल्ली कोई नहीं गया था, वहां अपनी लड़ाई लड़ने गए थे लोग बाग। उनको खुद लग रहा था ये मेरी लड़ाई है। अब की बार उनको लग रहा है कि किसान नेताओं की लड़ाई है। ये फर्क है उसमें और इसमें ये फर्क है थोड़ा सा। तो इसलिए इन नेताओं को ये चाहिए कि वो उन लोगों को बुलाए जिनका समर्थन उनको चाहिए। वीडियो बनाकर ये कहना सभी आइए, ये तो तरीका नहीं है। ठीक है, एक बात और है, जिस तरह आप बता रहे कि भाई नौजवानों को जो है वहां ले जाया जावे और वहां बैठे आके न सबको षड्यंत्र समझाया जाए, या फिर जो सरकार हथकंडे अपना रही है उनके बारे में युवाओं को जागरूक कराया जाए, गाँव जाके न समझावे लोगों को। और दूसरी ओर एक मामला आया, नारनंद का गांव है बुडाना, ठीक है, उस गांव में होया एक महिला का और एक आदमी का मर्डर होया, 1 हफ्ते का बीच में गैप रहा और दोनों जो मर्डर हुए वो बड़ी दरिंदगी से मारे गए, मतलब। और मारने वाले की उम्र एक की 19 साल और एक की 13 साल उम्र, और दोनों का कहना यो कि सिर्फ हमारा टारगेट किसी का मर्डर करना था, हमने कोई मतलब नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। तो दूसरी ओर जो युवाओं की इस तरह की सोच आ रही है, या फिर इस तरह के जो मामले देखने में मिल रहे हैं, वो सोच कहां से पनप रही है, उसका क्या कहना चाहोगे? वो सोच पनप रही है स्क्रीन से। अच्छा। आपके घर में जो भी स्क्रीन है, लैपटॉप है, टीवी है, मोबाइल है, एलईडी, ओटीटी, एलईडी, इससे पनप रही है। इससे कैसे? पहले एक वीडियो गेम आती थी ब्लू वेल के नाम से, जिसको बैन कर दिया गया था क्योंकि पेरेंट्स के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वैसी ही एप्लीकेशंस अभी भी आई हुई है। अच्छा। गुपचुप तरीके से वो वीडियो गेम्स बच्चों को टारगेट करती हैं, क्योंकि जो आपका फ्रंट कैमरा है मोबाइल का, इसको आप ना इंफ्रारेड चश्मे से देखना। कभी मैं आपको, जितने भी लोग देख रहे हैं वो उनको मैं बता रहा हूं, एक इंफ्रारेड को देखने के लिए एक चश्मा आता है। अच्छा। या एक ग्लास आता है, कोई भी ग्लास ले लो और उसको अपने कैमरे की, ऐसे फ्रंट कैमरे की तरफ उसको लगा के देखना। ठीक है। आपका फ्रंट कैमरा हर 30 सेकंड में फोटो क्लिक करता है आपका। अच्छा। हाँ, मतलब फोन बंद है, इंटरनेट बंद है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। आपका फ्रंट कैमरा फोटो खींच रहा है, आपकी हर एक्टिविटी को, उस मोबाइल को कौन देख रहा है, वो हर 30 सेकंड में वहां मैसेज भेज रहा है कि इस मोबाइल को छोटा बच्चा देख रहा है, इस मोबाइल को 12 साल का बच्चा देख रहा है, इस मोबाइल को ये वाली चीजें देख